हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा मार्क्सवाद का पार्ट 2। इससे पहले हमने मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा था कि मार्क्सवाद है क्या। इसकी एक झलक देख लेते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ा क्या था। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है, इसको देखने से पहले वो पहली वीडियो देख ले ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। तो हम इससे पहले ये समझें कि हमने पहली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, उसकी एक झलक देखते हैं। उस समय पढ़ा था कार्ल मार्क्स का एक विचार। जो मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद है एक विचार था जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। साम्यवादी विचार पर आधारित था। ये साम्यवादी अवधारणा पर आधारित था। मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत विभाजन, ये वर्ग का दो भागों में विभाजन करता था, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। क्रांति के अनुसार बदलाव, जो मार्क्सवाद है वो क्रांति के द्वारा ही बदलाव करना चाहता था। तो मार्क्स की हमने कुछ सीमाएं पढ़ी थी, जैसे कि मार्क्स के विचार को लागू करना संभव नहीं है, और भी ये हमने सीमाएं पढ़ी थी। आपको पहली वीडियो में जो देखने को मिल जाएंगी। और हमने दो वर्ग के बारे में पढ़ा था। पहला वर्ग बुर्जुआ और सरवारा। बुर्जुआ वर्ग उसे उन्हें कहते थे जो पूंजीपति वर्ग था, और सरवारा वर्ग उन्हें कहते थे जो गरीब लोगों या गरीब वर्ग में आता था। तो ये हमारी पिछली वीडियो की एक झलक थी जो मैंने अभी आपको बताया। पार्ट 1 जरूर देखें जिसे नहीं देखा है। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति की मार्क्सवादी अवधारणा। तो जो मार्क्सवाद की राजनीति की अवधारणा है वो क्या कहती है कि आखिर होना क्या चाहिए, उस राजनीति के हिसाब से क्या होना चाहिए। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो है, वैसे फेटो हो गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह उजागर करते हैं कि 17वीं सदी में उदारवाद की शुरुआत समाज में समानता लाने के लिए की गई थी। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते उदारवाद के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता व न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति के कारण जिन उद्देश्यों के लिए उदारवाद लाया गया था, न सिर्फ वह उद्देश्य विफल रहा, जबकि इसने विभाजन को भी बढ़ावा दिया। अब इस पॉइंट में कहना ही चाहते हैं, जो मार्क्सवाद अपनी पुस्तक में ये उजागर करना चाहते हैं, जब 17वीं सदी में उदारवाद आया तो उदारवाद ने समाज में दो वर्गों के बीच बहुत बड़ी असमानता कर दी। एक तो आर्थिक स्वतंत्रता दे दी थी लोगों को, जिससे गरीब वर्ग गरीब हो गया और अमीर वर्ग और अमीर हो गया। क्यों? प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई थी उदारवाद लोगों ने, जिससे गरीबी और अमीरों के बीच बहुत बड़ा फासला हो गया था। जो कि मार्क्सवाद यही चाहता है कि अमीर और गरीब का फासला ख़त्म हो जाए। इनका मेन मोटो यही है। उदारवाद के अंतर्गत एक छोटे समाज को अनेक प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सुविधाएं प्राप्त हुई। जो उदारवाद था जब वो आया तो उससे एक छोटे वर्ग को तो सुविधाएं प्राप्त हुई, परंतु जो एक बड़ा वर्ग था यानी कि गरीब वर्ग था, जो बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको इसकी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। इसकी एक कीमत बड़े समूह को चुकानी पड़ी, यानी कि जो गरीब वर्ग था उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वो इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाए, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई और वो मतलब रहने योग्य भी नहीं रहे। कईयों की तो मौतें भी हुई उदारवाद के दौरान, भुखमरी और अन्य कारणों के कारण। तो कुछ इस तरीके से दो पॉइंट थे। और तीसरा पॉइंट यह है कि कुछ सफल व्यावसायिक समूह ने अपनी आर्थिक स्थिति को तो तेज गति से बढ़ाया, जबकि सरबराह वर्ग अपनी दयनीय स्थिति जैसे असुरक्षा, कुपोषण, महामारी, खाद्य असुरक्षा की स्थिति में बना रहा, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई। तो कहने का, उदारवाद की वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिससे नहीं देखी है वो भी देख ले मेरे चैनल में जाके। तो कहने का अर्थ यह है, जो कुछ सफल व्यवसायिक यानी पूंजीपति थे, तो उन्होंने अपना आर्थिक विकास तो तेज़ी से कर लिया उदारवाद में 17वीं सदी में, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग यानी गरीब वर्ग था वो अपना विकास नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनकी दयनीय स्थिति थी, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, और पूंजी ना होने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो गए। महामारी, खाद्य असुरक्षा, खाने की कमी, स्थिति उनकी एकदम दयनीय थी, जो
इन सब चीज़ें ना मिलने के कारण उनकी कईयों की मौत हो गई और कई गरीबी में जीते रहे। तो राजनीति, मार्क्सवाद की राजनीति ये मानती है कि उदारवाद के आने से ये सारे नुकसान हुए जिसकी वो भरपाई करना चाहते थे। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा, जो मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष की अवधारणा है वो क्या कहते हैं? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद का अभिन्न अंग है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष एक ऐतिहासिक भौतिकवाद का अभिन्न अंग है। मतलब ये इतिहास से ही चला आ रहा है, वर्गों में बंटवारा है वो इतिहास से ही चला आ रहा है, अभी से नहीं है। मार्क्स अपनी कृति यानी अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बताते हैं कि जैसे ही समाज ने निजी संपत्ति की शुरुआत हुई वैसे ग्रहण किया जाने लगा। जैसे जो है जब उदारवाद आया था तो उन्होंने निजी संपत्ति की शुरुआत की थी, निजी संपत्ति की शुरुआत की और जिसे लोगों ने ग्रहण करना शुरू कर दिया, अपनाना शुरू कर दिया। तभी से समाज में विभाजन तथा संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। जैसे स्वतंत्रता व्यक्ति व दिहाड़ी मजदूर, यानी स्वतंत्र व्यक्ति और दिहाड़ी मजदूर में अंतर बहुत ज़्यादा है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो शोषण करने वाला तथा शोषित करने वाला। मतलब जब कहना अर्थ है कि जब उदारवाद आया, उदारवाद जब शुरू हुआ तो उसमें जो गरीब लोग हैं यानी सर्वहारा वर्ग है उनका अत्यधिक शोषण किया गया। तो जो हमारा मार्क्सवादी हैं, मतलब कार्ल मार्क्स हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो। कोई पूंजीपति वर्ग ना हो, वर्ग विहीन हो, अगर किसी का कोई वर्ग ना हो। ये वर्ग को बांटना नहीं चाहते, एक वर्ग बनाना चाहते हैं जिसमें सभी के पास बराबर संसाधन हो और सभी बराबरी के सम्मान लायक हो। जैसे जैसे दबाव में रहकर उत्पादन किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है, जैसे जैसे दबाव में रहकर उत्पादन किया जाने लगा वे उत्पादन के तरीकों में बदलाव आने लगा। इस संघर्ष ने भी नया रूप लेना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ है जैसे जैसे बदलाव आया तो और नए नए चीज़ों का उत्पादन होने लगा तो तरीकों में बदलाव आया। जैसे हम पहले खेती करते थे, हल से खेती करते थे, हल के बाद मशीनें आई, ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर से हम खेती करने लग गए, जोतते थे ना खेत। तो वैसे ही तकनीक में बदलाव आया, मशीनों में बदलाव आया, वैसे वैसे दुनिया ने एक नया रूप ले लिया। जैसे प्राचीन समाज में वर्ग संघर्ष मालिक व दास के बीच देखने को मिला। पहले जब प्राचीन समय में क्या देखते थे, एक मालिक होता था, एक उसे दास यानी नौकर, मालिक यानी उसे तनख्वाह देने वाला मिला। और मध्यकालीन समाज में ये संघर्ष बुर्जुआ वर्ग और सरबराह वर्ग के बीच देखने को मिला। मतलब पहले हम इतिहास में देखें तो पहले दो वर्ग होते थे, एक मालिक वर्ग एक दास वर्ग। और फिर उसके बाद मध्यकालीन में हमने क्या देखा, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सरबराह वर्ग, यही देखा। अभी हम वर्तमान में क्या देखते हैं, नौकर वर्ग एक मालिक वर्ग। तो अभी भी दोस्तों में देखा जाए वैसे हमारे देश में समानता का अधिकार है, जिसे सभी लोगों को समान माना गया है, परंतु एक तरीके से देखा जाए तो यही तो एक मालिक वर्ग है एक नौकर वर्ग है। तो इसमें यह बताया गया कि वर्गों को इतिहास से ही बांटा गया है। अभी से वर्ग नहीं बटे हैं, वो इतिहास से ही बटे हुए आ रहे हैं, जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब जो देश है, देश को मतलब दुनिया को वर्ग विहीन बनाना चाहते हैं। मतलब दुनिया में लोगों का कोई वर्ग ना हो, जैसे ना ही कोई अमीर हो ना ही कोई गरीब हो, सारे इक्वल हो। जैसे कि हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, उसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पदवी हो, कुछ भी हो। अब जो मार्क्सवाद है वो किसको सपोर्ट करते थे, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, क्रांति को सपोर्ट करते थे। वो किसके द्वारा बदलाव लाना चाहते थे, क्रांति के द्वारा। उनका मानना था अगर हम क्रांति करेंगे तो क्रांति के द्वारा सभी वर्ग को दो वर्गों से एक वर्ग में कर दिया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। क्रांति वर्ग संघर्ष समाप्ति एकमात्र उपाय है। कार्ल मार्क्स हैं, वो ये मानते थे कि क्रांति के द्वारा ही
इस वर्ग को एक वर्ग में बांटा जा सकता है। जो दो वर्ग हैं उसको एक वर्ग में बांटा जा सकता है। मार्क्स व एंगल्स, एंगल्स कौन थे? एंगल्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने मार्क्सवाद को सपोर्ट किया था। मार्क्स व एंगल्स मानते हैं कि वर्ग संघर्ष की समाप्ति एक ही उपाय आंदोलन है। मतलब एक ही उपाय है, आंदोलन के द्वारा ही हम पूंजीपति वर्ग को खत्म कर सकते हैं। जब संपूर्ण सर्वहारा वर्ग के द्वारा आंदोलन किया जाएगा तब वह अपनी सत्ता को स्थापित करेगा तथा ऐसी स्थिति में सभी उत्पादन के साधन पर पूरे समाज का अधिकार होगा। सभी को आवश्यक रूप से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलेगा। इससे न सिर्फ वर्गहीन समाज का निर्माण होगा बल्कि प्राचीन समय में चले आ रहे वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। तो इस संघर्ष में ये बताते हैं, क्रांति के द्वारा ये कहना चाहते हैं, अगर सर्वहारा वर्ग एकजुट हो जाए और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ आंदोलन करे तो इससे क्या होगा? पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा और सभी लोग बराबर हो जाएंगे। और जब सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो संसाधनों का समान बंटवारा हो जाएगा। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था साम्यवादी विचारधारा में। इनका ये मानना है अगर हम एक वर्ग को खत्म कर दें और एक ही वर्ग रहे, सर्वहारा वर्ग, और सारे इक्वल हो जाए, जो संसार में जितने भी संसाधन हैं उसको बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो वर्ग विहीन हो जाएगा। मतलब लोगों का कोई वर्ग नहीं रहेगा, एक ही वर्ग रहेगा जो है जिससे कि लोग समान रूप से रह सकेंगे। तो अधिशेष का, और इसमें एक सिद्धांत और है, अधिशेष का सिद्धांत। ये भी मार्क्स द्वारा दिया गया है। मार्क्स पूंजीवाद की आलोचना आर्थिक आधार पर करते हैं। जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वो किसकी आलोचना करते हैं? पूंजीपतियों की। और किस आधार पर करते हैं? आर्थिक आधार पर, क्योंकि उनके पास अधिक धन है, अधिक पैसा है, इसीलिए वो उनकी आलोचना करते हैं। जबकि सर्वहारा वर्ग क्या है? मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, जिनके पास दयनीय स्थिति है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, करते हैं। वे कहते हैं कि उत्पत्ति के साधनों के कारण पूंजीवाद वर्ग सर्वहारा वर्ग का कई प्रकार से शोषण करता है। उनका क्या कहना है? उत्पत्ति के आधार पर जो पूंजीपति वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का अनेक तरीकों से शोषण करता है। ये सही बात है, आप कहीं भी देख सकते हो। जो गरीब वर्ग, किसान वर्ग को ही देख लो आप। किसान वर्ग इतनी मेहनत करता है फिर भी उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कई बार आपने देखा हुआ कई देहातों में या गाँव में कई किसानों आत्महत्या कर ली। वो इसी कारण, क्योंकि वर्ग विहीन हो रखा है। अमीर और गरीब का बहुत बड़ा फासला बन चुका है। मार्क्स का कहना है कि श्रम एकमात्र समाज में मूल्य निर्माण की प्रक्रिया है। जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि जो श्रम है यानी मजदूरी, वो मूल्य यानी पैसा अर्जित करने का एकमात्र तरीका है या प्रक्रिया है। उसके अनुसार उत्पादन के 4 प्रमुख घटक, जो कार्ल मार्क्स हैं उनके अनुसार क्या है? उत्पादन के 4 घटक हैं: भूमि, पूंजी, श्रम तथा संगठन यानी तकनीक है। मार्क्स कहता है कि बिना श्रम के बाकियों का कोई महत्व नहीं है। मार्क्स के अनुसार अगर श्रम होगा तो बाकियों को महत्व होगा, अदरवाइज बाकियों को महत्व नहीं होगा। मार्क्स के अनुसार पूरे उत्पादन समूह में श्रम सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह समाज को वास्तविक रूप से मूल्य प्रदान करता है। तो कार्ल मार्क्स है वो ये कहते हैं, जो मजदूर लोग हैं, यदि वो नहीं होंगे तो कोई कार्य संभव नहीं है, चाहे वो पूंजी हो, चाहे भूमि हो, चाहे घटक हो। अगर कोई भूमि में आपको कोई घर बनाना है तो क्या वो बिना मजदूरों के हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, इसलिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कार्ल मार्क्स से कहते हैं बिना श्रम के कभी भी मूल्य अर्जित नहीं किया जा सकता। श्रम ही मूल्य अर्जित करने का एकमात्र तरीका है वास्तविक रूप से देखा जाए तो। समय प्रणाली के अंतर्गत श्रम निर्धारण मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो समय प्रणाली के अंतर्गत श्रम का निर्धारण मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि मार्क्स इस बात पर बल देता है कि श्रम का निर्धारण सामाजिक स्थिति के अनुपात व कौशल के आधार पर किया जाता है।
कार्ल मार्क्स का क्या मानना है, जो श्रम है यानी जो मजदूरी है वो स्किल यानी कौशल के आधार पर किया जाना चाहिए, स्थिति और कौशल के अनुसार। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की जगह इंजीनियर को बिठा दिया, क्या वो डॉक्टर का काम कर पाएगा? या फिर इंजीनियर की जगह डॉक्टर को बिठा दिया तो डॉक्टर इंजीनियर का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि स्थिति वे कौशल के आधार पर ही आधार पर ही किया जाना चाहिए। सामाजिक क्या कहते हैं, निर्धारण, श्रम का निर्धारण कौशल और श्रम स्थिति के अनुसार श्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी जॉब करते हैं, आपको जॉब के अनुसार ही आपको पैसे मिलते हैं ना। जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर को इंजीनियर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर के हिसाब से सैलरी मिलती है, टीचर को टीचर के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो उसी तरह ये कहना चाहते हैं, स्किल के अनुसार लोगों को काम मिलना चाहिए और उसी तरह उनको मजदूरी देनी चाहिए। कोई व्यक्ति जो श्रम पर वस्तुओं का निर्धारण कर रहा है, चौथा पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो श्रम पर वस्तुओं का निर्धारण कर रहा है तो उसके मूल्य का निर्धारण दो आधार पर किया जाता है। वस्तु का प्राकृतिक मूल्य बाजार से और श्रम मूल्य जिससे श्रमिक का बस घर चल सके। जो कार्ल मार्क्स है तो वो कहते हैं जो श्रम का मूल्य है दो आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक वस्तु के आधार पर वस्तु का प्राकृतिक मूल्य जो प्राकृतिक से मिलता है, दूसरा बाजार मूल्य, श्रम मूल्य जिससे श्रमिक का बस घर चल सके। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो वस्तु का मूल्य दो आधार पर बांटा गया है। जो प्रकृति का मूल्य, जो प्रकृति के द्वारा जो हमें मेहनत द्वारा मिलता है, और दूसरा बाजार मूल्य, बाजार से हम कोई भी वस्तु मान लो प्रकृति से उठाए, मान लो फ्रूट को उठा के हमने मार्केट में ले गए तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, तो जिससे मजदूरों के घर चलता है, उनका कहना ये है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक नारीवाद होगा, उसका भी 2 पार्ट बनेंगे। तो ये आप मार्क्सवाद पढ़ लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।